Hello friends, good evening. I am Tawqir Ahmed. Once again welcome back our YouTube channel Times Career. तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी का 5th यूनिट मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कंटिन्यू पूछे जाते हैं। और आज इस लेक्चर में हम पूरा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू इस यूनिट से 6 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार या फिर अच्छी तरह से 1-2 बार देख ले ताकि जो भी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और आप उसको एग्जाम हॉल में अच्छी तरह से बना सके, बिल्कुल सही से ही बना सके। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इधर उधर की बात ना करते हुए आइए आते हैं लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता पोल स्ट्रेंथ क्या ऐसा ही मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन, दूसरा दिया है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है एम्पियर मीटर और चौथा दिया है टेस्ला, T for टेस्ला होता है। तो इसका सही ऑप्शन है कि पोल स्ट्रेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पोल स्ट्रेंथ का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है IA होता है या फिर सॉरी स्टूडेंट AL होता है। क्या होता है? AL। चूंकि I और A दोनों सिंबल ये होता है तो AL होता है। A की जगह हम लोग I का भी यूज कर सकते हैं, सो IL भी होता है। तो पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर और डायमेंशन होता है AL। सो क्लियर है ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो कह रहा है कि इसका यूनिट होता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला वर्क डन W बराबर होता है mb 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है जूल पर टेस्ला, दूसरा दिया है एम्पियर पर मीटर। तो एम्पियर मीटर तो होता ही नहीं है, जूल टेस्ला और एम्पियर पर मीटर ये भी नहीं होता है। एक्चुअली एक अदर यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहां पर क्वेश्चन उठ रहा है सर एम्पियर मीटर तो दिया नहीं है, एम्पियर मीटर स्क्वायर तो दिया नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क कैसे यूनिट क्या होता है? जूल। और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट निकालने बोला है और मैग्नेटिक फील्ड B का होता है टेस्ला और 1 cos थीटा का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। तो ये टेस्ला जगह डिवाइड हो जाएगा तो m बराबर यहाँ पर जूल है और टेस्ला का डिवाइड हो जाएगा, नहीं जूल पर टेस्ला। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, जूल पर टेस्ला, यानी ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने स्क्रीन पर है, कह रहा है किसी चुंबक का मैग्नेटिक मोमेंट है, कैसा क्वांटिटी है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर, यानी सदिश राशि है। मैग्नेटिक मोमेंट एक जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, वेक्टर। यहाँ सदिश हो गया है, सदिश राशि होगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर इसका फॉर्मूला होता है कि m बराबर, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है m इंटू 2L होता है या 2A होता है। और ये हो गया पोल स्ट्रेंथ, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अभी जस्ट मैंने बताया, एक्सप्लेनेशन किया और आपके सामने आ गया कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसा यूनिट होता है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप अगर चारों ऑप्शन को देखेंगे तो सही ऑप्शन D मैच कर रहा है, यानी D इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है m इंटू 2L होता है। तो m यानी जिसे पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ। तो इसका हो जाएगा एम्पियर मीटर और लेंथ का होगा मीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर D। आई होप कि क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट काफी जो है इस क्वेश्चन में डाउट में आ जाता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम इसको सही से एक्सप्लेनेशन करें तो इसका सही एक्सप्लेनेशन ये होगा कि ज्यामितीय लंबाई, ज्योग्राफिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई, तो LM जो होता है वो 84% होता है। किसका? LG का, यानी ज्योग्राफिकल लेंथ का 84% होता है। अगर हम इसी को कैलकुलेशन की बात करें तो LG और का मतलब क्या होता है? गुना, और 84 यानी 84 बटे कितना होगा? 100। अगर इसको हम डिवाइड करें
4 से तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 25। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि LM बराबर 5/6 LG। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? तो LM बराबर 5/6 LG, यानी सही ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। फर्स्ट ही ऑप्शन मैच कर रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बिल्कुल आपके सामने एक छोटा सा कैलकुलेशन है, आप लोग इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने 6 नंबर है और स्क्रीन पर दिया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब होता है स्टेबिलिटी, यानी दुनिया में किसका संभव नहीं है। एकल विद्युत आवेश का, एकल विद्युत आवेश मतलब या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज, तो चार्ज का संभव है। एकल चुंबकीय ध्रुव, एकल चुंबकीय ध्रुव, ठीक है, इसका संभव नहीं है। इसलिए इसका संभव नहीं है क्योंकि आप एक मैग्नेट का एक एन पोल होता है और एक क्या होता है, एस पोल होता है। अगर उस मैग्नेट को आप करोड़ों टुकड़ा कर लेंगे तो हर एक टुकड़ा एन और एस बना देगा, एन और क्या बना देगा, एस बना देगा, ठीक है। सो किसी भी मैग्नेट में कभी भी एकल पोल संभव नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव संभव है, चुंबकीय द्विध्रुव संभव है, बट एकल चुंबकीय द्विध्रुव का संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी मैग्नेट को की लंबाई, यहां मैग्नेट की लंबाई होगा, ठीक है, यदि किसी मैग्नेट की लंबाई के लंबवत भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। यानी किसी मैग्नेट को अगर वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो किसका मान जो है अपरिवर्तित रहेगा, मान में कोई चेंज नहीं होगा। पोल स्ट्रेंथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, और एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, एक ऑप्शन नीचे क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो आप लोग को ये बताना है इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोई मैग्नेट है, इसको अगर हम वर्टिकल भाग में बांट दें तो इसका क्या मान ऐसा चीज है जो अपरिवर्तित रहेगा। पहला ऑप्शन दिया है ध्रुव पराबलता, पराबल्य, पोल स्ट्रेंथ। दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मैग्नेटिक आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, और नन ऑफ दिस। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको बताना है कि किसी मैग्नेट को वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बांट दें बराबर भागों में तो उसका क्या ऐसा चीज है जो चेंज नहीं होगा। सो आप लोग को इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि एम मोमेंट वाले, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, ठीक है। एम मोमेंट वाले क्षण चुंबक को 2 समान लंबाई के टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m/2 हो जाएगा। सीधी सी बात है कि ये कोई ये है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। अगर इसे हम बराबर 2 भागों में बांट देते हैं तो हर एक भाग का जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछा ही है कि प्रत्येक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि यदि r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर आवेश q एक समान चाल v से घूम रहा हो तो इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, q भी r/2। दूसरा है q भी r² 2 पाई। तीसरा है q भी बटे पाई r²। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा q भी r/2 हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। यानी मैग्नेटिक मोमेंट का एक और फॉर्मूला होता है q भी r/ क्या हो जाएगा 2। q हो गया चार्ज, v हो गया वेलोसिटी और r हो गया रेडियस, यानी जिस पथ में वो चक्कर काटते रहता है। आई होप कि ये क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा नंबरिकल पूछा हुआ है और मैं देख लेता हूं कि क्या बोला है नंबरिकल में, ठीक है। नंबरिकल क्या कह रहा है, आइए 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी धारावाही वृत्ताकार लूप, ये लूप लिखा हुआ है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ये लूप लिखा हुआ है LOOP, लूप से 10 एम्पियर की करेंट का मान 10 एम्पियर दिया गया। देखो आई का मान 10 एम्पियर दिया, प्रवाहित हो और उससे फेरों की संख्या 10 और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आर का मान, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है I/N/A होता है। अगर हम करंट की बात करें तो करंट का मान हमें दिया है, कितना दिया है भाई,
10 एम्पियर दिया है। फेरों की संख्या कितना दिया है? 10 दिया है। अगर एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें 10 गुना 10 100 पाई और आर स्क्वायर, तो आर का मान तो यहाँ तो त्रिज्या का मान, आर को क्या बोलते हैं? त्रिज्या, तो 10 सेंटीमीटर है। देखो आर बराबर 10 सेंटीमीटर, अगर हम इसको 100 से भाग देंगे, चूंकि मीटर में बदलना होगा, तो 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 गुना 0.1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार पाई को आगे कर दे। ये दोनों पॉइंट उड़ गया, नीचे 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, ये 0 0 और ये 2 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? पाई और एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पहला ऑप्शन बोले तो पाई स्क्वायर, दूसरा 1/π स्क्वायर, तीसरा है 1/π, चौथा है पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ये सब पूछे जाते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फिजिक्स में, सो इस पर ध्यान देना है आप लोग को। क्लियर है? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट करेंगे, मैं उसको फिर से एक बार रिवाइजिंग करने का कोशिश करूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो बिल्कुल पढ़ाया गया है और कह रहे कि निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण क्षेत्र, चुंबक के आघूर्ण S से N की ओर, ठीक है, यानी निरक्षीय स्थिति में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? किसके? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूं आप लोग को, क्या होता है? -μ0/4 पाई और m/r³ होता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ माइनस है, यानी एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है? एंटी पैरेलल, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो समांतर तो होता ही है, लेकिन प्रति समांतर होता है, यानी बी होगा, एंटी पैरेलल होता है। ऑप्शन एंटी पैरेलल को हिंदी में प्रति समांतर कहा जाता है। बाकी बात समांतर नहीं होगा, लंबवत भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रति समांतर होता है। सो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख ले, फॉर्मूला जब वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से, चलिए आइए देखते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है, एक मैग्नेट का मध्य बिंदु से, ठीक है, एक एन पोल है और एक क्या है? एस पोल, और ये मिडिल पॉइंट है, लंबाई 2a है। तो मध्य बिंदु से एक्सियल और इक्वेटोरियल में मैग्नेटिक फील्ड का अनुपात होगा, यानी बी एक्सियल और बेटे बी इक्वेटोरियल। देखो इक्वेटोरियल मतलब होता है निरक्षीय, इसका फॉर्मूला क्या होता है यार? μ0/4 पाई 2m/r³ प्रूव किया गया था, और इसका फॉर्मूला होता है अभी जस्ट बताए μ0/4 पाई और m/r³ होता है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, r³ कैंसिल हो गया, तो ऊपर 2 बचा, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 बचा। तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 1। ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। यानी अक्षीय और निरक्षीय, हिंदी में इंग्लिश में एक्सियल और इक्वेटोरियल बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का अनुपात। यही अनुपात जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पढ़ाया गया था आप लोग को, 2:1 होता है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एकदम इधर भटकना नहीं है। एक बार जहां डाउट हो रहा है वहां आप कॉपी खोलकर थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिएगा, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होंगे, कापी बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग किसी मैग्नेटिक डायपोल के कारण मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब मैग्नेटिक डायपोल के कारण बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्यूब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और मोनोपोल के कारण बोलेगा तो 1/, क्या होता है? r² होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ठीक है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए बल्कि बी होना चाहिए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वही होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल के कारण, ये डायपोल के कारण है, ठीक है, और ये मोनोपोल के कारण है। तो बताओ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/r³ होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या क्लियर है? अगर मोनोपोल के कारण बोलता है, एकल ध्रुव के कारण, तो फिर क्या हो जाता? बी हो जाता। सो कंफ्यूज नहीं होना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14, टॉर्क। देखो डायरेक्ट आ जाओ, टॉर्क बल आघूर्ण, अनुभूत बल आघूर्ण। तो टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? टाउ बराबर, ठीक है, वेक्टर m क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्या होता है? बी होता है।
तो यहाँ पर बड़ी एम की जगह छोटी एम माना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। और टाउ की जगह यहाँ क्या माना है, टी माना है। खैर कोई बात नहीं, टॉर्क टी भी मान सकता है और टाउ भी मान सकता है। सो सही ऑप्शन आप लोगों को पढ़ाया गया था टाउ बराबर एम बी कॉस थीटा। एक बात कंफ्यूज नहीं होना है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कभी कभी छोटा एम भी मान लेता है एनसीईआरटी में, कभी कभी बड़ा एम भी मान लेता है, तो यहाँ छोटी एम मान दिया है, वहाँ लिख दिया गया है सारी बात को। सो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने 15 नंबर है, कह रहे हैं कि टॉर्क का मान मैक्सिमम होता है किस डिग्री पर। तो भाई पहले देख लो ना कि टाउ बराबर क्या होता है एम बी साइन थीटा होता है, और साइन का मैक्सिमम मान होता है 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ठीक है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पढ़ाया गया था कि टॉर्क का मैक्सिमम मान 90 डिग्री पर होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है 17 नंबर, क्या कह रहा है 17, एम मैग्नेटिक मोमेंट वाले चुंबक को चुंबक के क्षेत्र बी में उससे थीटा एंगल, यहाँ थीटा एंगल बोला है, ठीक है, थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो W बराबर क्या होता है, पढ़ाया गया था एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये VVI ऑब्जेक्टिव है। सो आप लोग इसको 1-2 बार अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। तो इसका सही क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 18 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है एम, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल एम होता है, वाले चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से 90 डिग्री घूर्णित करने में किया गया कार्य होगा। तो देखो W बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, तो थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे एम बी, और cos 90 का मान क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1, तो बराबर क्या हो जाएगा एम बी। तो एम बी कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 0, एम बी बाई 2 एम बी, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ये पढ़ा हुआ है हम लोग का फॉर्मूला और उसी से रिलेटेड नंबरिकल दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 19 नंबर। जी हाँ, कह रहे कि एक चुंबक की सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है तो अनुभव करेगी एक बल और एक टॉर्क, एक बल परंतु टॉर्क नहीं, एक टॉर्क परंतु बल नहीं, ना तो बल और ना तो टॉर्क, ठीक है। देखो अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर नहीं रखा गया है, बल का तो अनुभव करेगा लेकिन टॉर्क का अनुभव नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल है वो घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एकदम शॉर्ट टाइम में रिवाइजिंग हो रहा है। कह रहा है कि अरे क्या लिख दिया इसमें यार, कह रहा है विश्व के चुंबकीय क्षेत्र BH, विश्व मतलब दुनिया, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की फ्रीक्वेंसी n हो तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर समानुपाती क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। विश्व के चुंबकीय क्षेत्र, विश्व मतलब क्या, पृथ्वी यहाँ पर होना चाहिए था, आप लोग सही कर दो यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा पूछने का जो स्टाइल है वो चेंज किया गया है। विश्व मतलब क्या होता है, पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र, यहाँ ब्रह्मांड तो पूछा नहीं है, यूनिवर्स, ठीक है। देखो इस टाइप का जो टेक्निकल क्वेश्चन होता है ना वो थोड़ा सा होता है, इस टाइप का पूछता है। तो एम स्क्वायर यानी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर समानुपाती BH होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 नंबर आपके सामने पर है स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए तब लटकती हुई मैग्नेटिक नीडल का आवर्तकाल हो जाता है। चौगुना जब बढ़ा दिया जाएगा तो इसका मैग्नेटिक ये जो है वो आधा हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी,
ठीक है। फॉर्मूला में जब आप पुटअप करेंगे तो इसका सही ऑप्शन देखेंगे, क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। टाइम पीरियड का मान जो है 1/2 आ जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है 23 नंबर, कह रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण को कहा जाता है। जी हाँ, VVI ऑब्जेक्टिव है और पूछते हैं बार बार, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट NCERT बुक से सिलेक्टेड किए गए हैं, तो इधर उधर भटकना नहीं है, देखना है। देखो, चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन और भौगोलिक यामोत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का कोण को दिक्पात का कोण कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नमन कोण नहीं, एंगल ऑफ डीप नहीं कहा जाता, दिक्पात कोण कहा जाता है। ये पढ़ाया गया था आप लोग को, कॉपी में है आप लोग का, बुक्स में भी हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 24 नंबर की किसी स्थान पर नमन कोण वह है, किसी स्थान पर नमन कोण वह है जो चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर का बीच का कोण है। बिल्कुल रॉन्ग है पहला जो ऑप्शन दिया वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा है विश्व का मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनता है। विश्व मतलब यहां पर क्या हो गया यार, ठीक है। हाँ, वो हट गया, ठीक है, थोड़ा सा होता है, ठीक है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम। कह रहे किसी स्थान पर नमन कोण वह है जो चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण है। बिल्कुल रॉन्ग है पहला ऑप्शन। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड के दिशा के साथ बनता है और मैग्नेटिक फील्ड ऊर्ध्व दिशा के साथ बनता है। देखो यहां जो है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड क्या है, नन ऑफ दिस। मैं आप लोगों का कंफ्यूज्ड को बिल्कुल दूर करता हूं और समझाता हूं कि अर्थ है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो किसी स्थान पर नमन कोण वह है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच बनता है। यानी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड क्षैतिज दिशा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ छूट गया है, दिशा के आगे क्षैतिज होगा, क्षैतिज दिशा के साथ बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्ध्व दिशा में नहीं बनता है, ये गलत है, ठीक है। देखो एंगल नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप उस कोण को कहा जाता है जो पृथ्वी का यानी विश्व यानी पृथ्वी होगा, यहाँ पर पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बनाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डीप नमन कोण कहा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या क्लियर है? चलिए, आई होप क्लियर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने 25 में है, कह रहे हैं कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, देखो ध्रुव में कोई भी हो, उत्तरी ध्रुव हो या फिर पूर्वी ध्रुव हो या पश्चिमी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। तो विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है और ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री से जब विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो मान क्या होगा, घटेगा। तो सीधी सी बात है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक चीज मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो क्या उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा जाने पर मान घटता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, पूछा है, बोर्ड लेवल का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 25 आपके सामने है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है कि धरती के चुंबकीय ध्रुव पर, धरती मतलब पृथ्वी, ठीक है, पर नमन कोण का मान होता है। तो ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब पढ़ाया गया है और इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो है बिल्कुल जानते होंगे, सब कॉपी में है। नेक्स्ट है कि सही संबंध होगा। देखो सही संबंध जो है ना, अगर यहाँ पर हम एंगल ऑफ डीप की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो सही ऑप्शन अगर हम बी बाई बी एच यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं भटकना है, 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन बी होगा। सब बोर्ड लेवल के हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, क्योंकि पैरेलल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर, जी हाँ 29 नंबर क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान, क्षैतिज घटक बोले तो भी सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं।
देखो क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक के √3 होता है, यानी √3 गुना भी होता है। तो एंगल ऑफ डीप क्या होगा, तो tan थीटा बराबर, अगर हम बात करें तो v बटे h होता है, v का मान √3 v बटे, नहीं मिस्टेक हो गया यहाँ पर, लग रहा है मिस्टेक। क्या हुआ कि v का मान तो वही होगा v, और h का मान है √3 इंटू v कैंसिल 1 बटे √3 कितना का मान होता है, ये मान हो जाता है 30 डिग्री का मान 1 बटे क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह का पढ़ाए गए हैं आप लोग को। चलो 30 ही है अभी हम लोग। कह रहे किसी स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक के बराबर हो। अरे यार क्या पूछ दिया यहाँ पर, कह रहा है कि tan थीटा बराबर v/h, अगर दोनों का मान बराबर हो यानी x/x, तो x कैंसिल 1, और 1 कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का। तो इसका सही एंगल ऑफ डीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या क्लियर है? अगर क्लियर है तो लाइक कर दो सब कोई, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दो सब कोई, ताकि जो भी बच्चे अटेंड हो, अरे यार कुछ पढ़ लेंगे, कुछ सीख लेंगे। अगर पास कर जाएंगे तो आपको ज़िंदगी भर दुआएं देते रहेंगे कि वो मेरा दोस्त जो है भेजा था वो लेक्चर तौकीर सर का, ठीक है, जिसको हमने अटेंड करके कुछ ऑब्जेक्टिव हमसे सही हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 क्या बोल दिया है, कुछ पदार्थों की म्यू आर बोले तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है। जब 1 से कम होगा, ठीक है, तो उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो आपका जो है पॉजिटिव तो होगा लेकिन छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं यार रुको, क्या बोल रहा है, रुको। कुछ पदार्थ की म्यू आर अगर 1 से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो छोटा और नेगेटिव होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरे क्या हो गया, ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, 1 से कम बोला है, अगर ज्यादा होता तब ना, ठीक है, या बराबर होता तो पॉजिटिव और क्या होता, छोटा होता। आइए क्वेश्चन नंबर 32। अरे क्या पूछ दिया, बार पूछता है कि लोहे का परमाणु, लोहे बोले तो यानी Fe का जो परमाणु है वो क्या होता है, डाई होता है। ये डाई लिखा हुआ, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, पारा, फेरो और नन ऑफ दिस। तो लोहा हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। ये जो है ये फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। और बाकी बात डाई प्रतिचुंबकीय, पारा अनुचुंबकीय पदार्थ, ये सब तो पढ़ाया गया था और आप लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, ये चारों जो है वो फेरो का एग्जाम्पल है। तो लोहा यानी आयरन, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने 33 पर है, कह रहा है कि कॉपर होता है। आपको बताना है कि कॉपर किसका एग्जाम्पल है, डाई का, फेरो का, पारा का, नन ऑफ दिस। तो कॉपर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का उदाहरण है। ठीक है, फेरो और पारा का नहीं है। चलो सिमसिम आजा 34 क्या कह रहा है कि निम्न में किसकी म्यू आर अधिकता होती है। तो देखो सबसे ज्यादा जो म्यू आर होती है वो फेरो का होता है, यानी ग्रेटर देन फेरो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 कह रहा है कि पारामैग्नेटिक मटेरियल की प्रवृत्ति जाइम। देखो पारामैग्नेटिक मटेरियल की प्रवृत्ति जाइम है, स्थिर होता है, जीरो होता है, इन्फिनाइट होता है, डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसका मान जो होता है पारा का यानी अनुचुंबकीय का, वो कांस्टेंट होता है यानी स्थिर होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, निकेल है। अरे यार ये तो बार VBI ऑब्जेक्टिव है जो बार पूछते हैं। देखो अभी भी मैंने कहा लोहा, निकेल और कोबाल्ट वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का उदाहरण है। तो 36 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। तो शैथिल्य जो प्रदर्शित करते हैं वो आपका पारामैग्नेटिक सब्सटेंस
करते हैं। अरे यहाँ डाई होगा यार, ठीक है, ये रिया टाइपिंग लगता है मिस्टेक है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है और देख रहा हूँ कि क्या कह रहा है 38 नंबर। कह रहे हैं कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की चुंबकशीलता म्यू होता है। देखो फेरो का जो है वो ज़्यादा होता है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, और म्यू फेरो का होता है म्यू ग्रेटर देन 1 और पारा का हो जाएगा 1 और म्यू लेस देन 1। ये होता है फेरो का, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ये होता है पारा का और ये होता है डाई का, ठीक है। और हवा का जो ईयर और वैक्यूम का जो है वो म्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ाया गया था कि फेरोमैग्नेटिक का म्यू 1 से ग्रेटर होता है, पारा का अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है और डाई का लेस होता है और ईयर या वैक्यूम का म्यू 0 होता है। आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 आपके सामने है, कह रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल समय नहीं लूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में रिवाइजिंग हो। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी, ठीक है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन को पहले समझो कि एक प्रबल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त होगी वो है आपका सॉफ्ट आयरन होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नरम लोहा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, 41, अरे बिल्कुल नहीं दिया है, 40 तक ही है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए किसकी जरूरी पड़ता है, इसका। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही कम समय में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लिए और आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइजिंग कर ले, ठीक है। बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए भटकना नहीं है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ वो बुक से सिलेक्ट किया हूँ, एनसीईआरटी बुक से, और यहीं से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको 1-2 बार अच्छी तरह से देख ले, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस कॉपी रीडिंग मारे और बुक्स रीडिंग मारे, बाकी बात मॉडल पेपर, गैस पेपर, ये सब आलतू फालतू चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर ले। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट्स में।